नमस्कार दोस्तों, मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। और दोस्तों, यूँ तो जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हम लोगों ने कई सारे मूवमेंट के बारे में सुना होगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, देन देयर आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट। बट नाउ टुडे हम इस वीडियो में बात करेंगे वहाबी मूवमेंट के बारे में, वहाबी आंदोलन के बारे में। तो निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। कमर की पेटी बांध लीजिए, दिल को थाम लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए यात्रा ख़त्म होने के बाद। दोस्तों, पहला सवाल ये है कि ये वहाबी आंदोलन था क्या, वहाबी होता क्या है। ये सारी चीज़ें बैक टू बैक बताऊंगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि वहाबी संप्रदाय इस्लाम की एक ऐसी शाखा है जो अत्यंत ही कट्टर मानी जाती है। देखिए, कट्टर का मतलब ये नहीं होता है कि दैट आप मार काट वाली बात करते हो। कट्टर का मतलब ये होता है जो अपने रिलीजन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जो अपने नियम कानूनों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जिनके लिए उनका धर्म सर्वोपरि होता है, उन्हें कट्टर कहा जाता है। इसको आप कभी भी, कट्टर का मतलब ये नहीं है कि मार काट मचा दोगे, ये थोड़ा सा लोगों का गलत सोच है। तो जो वहाबी संप्रदाय है वो इस्लाम की एक अत्यंत कट्टर शाखा मानी जाती है, ठीक है। और ये जो वहाबी संप्रदाय के लोग होते हैं वो इस्लाम धर्म के पुराने पैमाने में बिलीव करते हैं। मतलब जो पुराना इस्लाम धर्म था, जब हज़रत मोहम्मद साहब आए थे, उनके दौर के जो धर्म हैं उनमें विश्वास रखते हैं। मैंने कहा ना, किसी भी तरह का ये बिलीव नहीं करते कि परिवर्तन हो। वैसे तो इस्लाम में काफ़ी परिवर्तन आया, उसके बाद सूफ़ी मूवमेंट भी आए, बेशरा आए, कई सारे मूवमेंट आपके आए, ठीक है। और याद रखिएगा, इन्हीं लोगों ने 1828 से लेकर 1888 तक एक पुनः जागरण आंदोलन चलाया। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। अब हम उसी के बारे में जानेंगे कि इस पूरे के पूरे आंदोलन में था क्या। दोस्तों, इस पूरे के पूरे आंदोलन के जो नायक थे उनका नाम था सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी। दोस्तों, सैयद अहमद बरेलवी 1821 में मक्का की यात्रा पर गए और वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है अब्दुल वहाब नाम के एक इंसान से, और अब्दुल वहाब से सैयद अहमद बरेलवी की दोस्ती हो जाती है। और बट ऑब्वियस है, दोस्त अगर बने हैं तो विचार तो आपस में बटेंगे ही बटेंगे, एक्सचेंज तो होंगे ही होंगे। तो जो अब्दुल वहाब के विचार थे उनसे कहीं ना कहीं सैयद अहमद बरेलवी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और एक कट्टर धर्म योद्धा के रूप में भारत में वापस आए। जो अब्दुल वहाब गए, उन्हीं के नाम पर ये वहाब मूवमेंट पूरा का पूरा चलाया था सैयद अहमद बरेलवी ने। और दोस्तों, दूसरा इंसान जिसने सैयद अहमद बरेलवी को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड किया, प्रभावित किया, उनका नाम था संत शाह वली उल्लाह। तो इनके ज़िंदगी के, इनके मूवमेंट के दो नायक थे, पहला अब्दुल वहाब और दूसरा थे संत शाह वली उल्लाह। इन्हीं दोनों लोगों से इंस्पायर्ड होकर जो सैयद अहमद बरेलवी हैं, उन्होंने पूरे के पूरे भारत में वहाब आंदोलन की शुरुआत की थी, उसको आगे बढ़ाया था। दोस्तों, जो संत शाह वली उल्लाह थे, उनका सिर्फ एक मानना था कि भारत को दार उल हर्ष, मतलब दुश्मनों का देश नहीं बल्कि दार उल इस्लाम, इस्लाम का देश बनाना है, ठीक है। मतलब वो ये चाहते थे कि जिस तरह भारत में इस्लाम आगे बढ़ रहा था मुग़लों के दौर में, देन देयर आफ्टर जब अंग्रेज़ आए उन्होंने सारे के सारे धर्मों को कुचल दिया, तो वो ये चाहते थे कि अंग्रेज़ों से अगर लड़ना भी पड़े, अगर धर्म युद्ध भी करना पड़े अपने धर्म को बचाने के लिए, तो वो मंजूर है। हम दार उल इस्लाम चाहते हैं, ना कि दार उल हर्ष, ठीक है। और उन्होंने कह दिया इस मूवमेंट के दौरान, वहाबी मूवमेंट के दौरान ये कहा गया कि अंग्रेज़ों को किसी भी प्रकार का सहयोग देना इस्लाम विरोधी कार्य है, ठीक है। और इस, कहते हैं ना, इस बात का असर सैयद अहमद बरेलवी के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा और सैयद अहमद बरेलवी के सोच को देखते हुए, उनके कट्टरपन को देखते हुए, अपने धर्म के प्रति प्यार को देखते हुए
इस पूरे के पूरे मूवमेंट का नेता चुना गया किसको? सैयद अहमद बरेलवी को। और सैयद अहमद बरेलवी जैसे ही इस पूरे के पूरे आंदोलन के लीडर बने, उन्होंने पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश का एक दौरा किया और इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, सैयद अहमद बरेलवी नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ये रायबरेली के रहने वाले थे। रायबरेली उत्तर प्रदेश में एक शहर है, तो उत्तर प्रदेश से तो इनका लगाव था ही। तो सैयद अहमद बरेलवी जैसे ही इमाम बनते हैं, वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं वहाबी आंदोलन का और अपने समर्थक बढ़ाते हैं। शिरात ए मुस्तकिन नामक एक फ़ारसी ग्रंथ में सैयद अहमद के विचारों को संकलित किया गया है और इस कैंपेनिंग के दौरान, इस पूरे के पूरे यात्रा के दौरान उनकी जितनी भी सोच थी, उनकी जो भी विचार थे, अगर उनको आपको पढ़ना है तो आप एक किताब पढ़ सकते हैं जिसका नाम है शिरात ए मुस्तकिन। उनमें सैयद अहमद बरेलवी की सारे विचारों के बारे में लिखा गया है। अब धीरे धीरे ये वहाबी आंदोलन आगे बढ़ा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य था, धर्म युद्ध करना है, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है। उसके लिए हथियार भी उठाना पड़े उठाओ, मगर अगर तुम इस्लाम को मानते हो और अंग्रेजों का समर्थन करते हो तो तुम इस्लाम विरोधी हो। अब बात करते हैं पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में वहाबी का प्रभाव। दोस्तों, एकेश्वरवाद और हिजरत यानी दुश्मनों को भारत से भगाने का प्रण लेकर सैयद अहमद ने एक योजना बनाई और इस योजना के 3 पैमाने थे। पहला, हमारी सेना सशस्त्र हो, क्योंकि अंग्रेजों से आप प्यार से बात नहीं कर सकते, अंग्रेजों से हथियार से ही बात होगा। तो सैयद अहमद बरेलवी ने पहली बात कही कि हमारी सेना सशस्त्र हो और भारत के हर कोने में ये वहाबी आंदोलन फैले और हर कोने में एक उचित नेता चुना जाए, क्योंकि वो एक चीज़ जानते थे कि अगर नेता उचित नहीं तो कभी भी आंदोलन को वो रंग रूप नहीं मिल सकता कि वो आंदोलन एक सफल आंदोलन के रूप में कन्वर्ट हो जाए। और तीसरा, जिहाद के लिए भारत में ऐसी जगह चुनना जहां मुस्लिम अधिक संख्या में रहते हों, ताकि वहाबी आंदोलन जोर शोर से पूरे देश में फैले। तो ये 3 पिलर थे इस पूरे के पूरे वहाबी आंदोलन के, और डेस्टिनेशन सिर्फ एक ही था कि अंग्रेजों से धर्म युद्ध कर कर इस्लाम को दोबारा भारत में लाना है और अंग्रेजों को बाहर उखाड़ कर फेंकना है। और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत है उसे चुना गया। वहाँ कबायली इलाके में सिथाना को केंद्र बनाया गया और भारत के सभी मुस्लिम बहुल नगरों में स्थानीय कार्यालय खोले गए। बट ऑब्वियस से अगर आप मूवमेंट चला रहे हो तो आपको अलग अलग शहरों में तो अलग अलग कार्यालय खोलना पड़ेगा ना, ताकि वहाँ के लोग भी आकर जुड़े, और यही किया गया। और बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए कलकत्ता को चुना गया और प्रतिनिधित्व खलीफाओं को सौंपी गई। खलीफा मूवमेंट तो आप लोग जानते ही होंगे, शौकत अली, अमानत अली, ठीक है, क्योंकि वो भी लड़ रहे थे कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। तो दुश्मन दोस्त बन गए तो फिर ख़त्म, क्योंकि दोनों का दुश्मन तो एक ही था ना, अंग्रेज़। और दोस्तों, बंगाल प्रेसिडेंसी उस दौर की सबसे इन्फ्लुएंशियल प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, इसीलिए बंगाल प्रेसिडेंसी में ये पूरा का पूरा कार्यभार उन्हें सौंपा गया जिनकी जड़ें मजबूत थीं, और वो थे खलीफाओं को। बंगाल में वहाबी आंदोलन के नेता तीतू मीर थे। जमींदार द्वारा कर बढ़ाने पर वहाबी समर्थक इसका विरोध करते थे, और जब नदिया नाम की एक जगह है बंगाल में, वहाँ के एक ज़मींदार था कृष्ण राय, उसने लगान की राशि बढ़ाई, तो जितने भी किसान जो कि वहाबी आंदोलन के समर्थक हो पड़े थे, उन्होंने अपने नेता का साथ दिया तीतू मीर का, और तीतू मीर ने उस ज़मींदार पर अटैक किया और उसको मार डाला। मतलब कि जो कहते हैं ना, लक्ष्य क्रिस्टल क्लियर था, हमारे आड़े मत आना, हमारे आड़े आओगे तो जाओगे, अंग्रेजों का साथ दोगे तो जाओगे, भारत का साथ देना है तो भारत का साथ दो, अंग्रेजों के आड़े आओगे तो जाओगे। फिर जब धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, ये पूरा का पूरा आंदोलन चल रहा था। अब कोई आता है तो जाता ज़रूर गए,
ठीक है, सैयद अहमद की मृत्यु हुई, लेकिन उसके बाद भी वहाबी आंदोलन रुका नहीं। ठीक है, और इस आंदोलन को सैयद अहमद के बाद प्रतिनिधित्व किया विलायत अली और इनायत अली, और इन्होंने नए नए अपने तरीके से इस वहाबी आंदोलन को आगे बढ़ाया और कई सारे नए केंद्र स्थापित किए। और इस बार पटना को, बिहार की राजधानी पटना को मुख्यालय बनाया गया। इनायत अली को बंगाल का कार्यभार दिया गया। पंजाब और पश्चिमोत्तर प्रांतों में वहाबी आंदोलन के समर्थकों और अंग्रेजों के बीच अक्सर लड़ाइयाँ होती थी, क्योंकि भाई अंग्रेज थोड़ी ना चुप बैठेंगे। अंग्रेज कहेंगे अच्छा वाह हमारे खिलाफ कंस्पिरेसी कर रहे हो, हमारे खिलाफ शस्त्र उठा रखे हो, अरे भैया हम तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और अंग्रेज़ों ने भी फिर क्या किया, अपना रौद्र रूप धारण किया और पकड़ पकड़ के वहाबी आंदोलन के लोगों को मारना शुरू किया। जिंदा मार देते, मतलब जिंदा क्या मार देते, गोली मार देते, फांसी पर चढ़ा देते। ठीक है, अंग्रेज़ों ने भी टिट फॉर टैट वाला रवैया अपनाया। अंग्रेज़ों ने कहा कि भैया हम भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें हिंदुस्तान में हुकूमत करनी है अभी 100-150 साल और। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने फिर पकड़ पकड़ कर जब मारना शुरू किया, रिप्रेस करना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं आपका वहाबी आंदोलन की जो पकड़ है वो धीरे धीरे ढीले होने लगी। इसकी शुरुआत भले ही मुसलमान समुदाय के पुनरुत्थान के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में इस आंदोलन ने अपनी दिशा बदली और देश में मुस्लिम शासन फिर से आए, इस सोच को लेकर ये आंदोलन आगे चलने लगा। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, ये पूरा का पूरा आंदोलन एक किसान आंदोलन बनकर रह गया, क्योंकि किसान बड़े परेशान थे ज़मींदारों से, किसान परेशान थे अंग्रेज़ों से। तो किसानों ने इस वहाबी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कहा कि भैया कुछ भी करो, अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालो, ज़िंदगी बर्बाद कर दिए हैं। और आपको पता है ऐसा नहीं था कि आप वहाबी आंदोलन को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोगों से जोड़कर देखो। जब ये धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा, जब ये एक किसान आंदोलन के रूप में आ गया, मतलब जब ये एक रिलीजन से बाहर निकल गया, तो कई सारे हिंदू नेताओं ने भी, कई सारे हिंदुओं ने भी इस आंदोलन को अपनाया, इस आंदोलन का पार्ट बने। और कहा जाता है कि 1857 की जो पूरी की पूरी क्रांति है, उसका कहीं ना कहीं जो वातावरण है वो वहाबी आंदोलन के दौरान ही शुरू हुआ। मतलब कहते नहीं कि बैकग्राउंड पूरा का पूरा वहाबी आंदोलन ने बनाया, और फिर 1857 की क्रांति हुई, क्योंकि हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो, सब के सब परेशान थे अंग्रेज़ों की नीतियों की वजह से। ठीक है, और ख़ासकर ऐसी नीति जो बर्बरता वाली होती है। तो ये पूरा का पूरा जो वहाबी आंदोलन है, अक्सर इसके बारे में आप लोग पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि आपको हिस्ट्री किताब में जल्दी यूजुअली ये मिलेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत पुराना है, 1828 के दौर का है। लेकिन उम्मीद है इस सफ़र में आपको वहाबी आंदोलन समझ में आया होगा। ठीक है, अब कमर की पेटी खोल लीजिए, ठीक है, दिल को थाम लीजिए। ठीक है, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय एंड लाइक शेयर एंड कमेंट।